बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ कल होने वाली NSC की मीटिंग का जो एलामिया सामने आया है, जिसमें बहुत वजाहत के साथ ये लिखा है कि किसी भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसीज हैं उन्होंने इस मामले को देखा है और कहीं पर भी कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन वहीं पर जहां ये लिखा गया, दूसरा जुमला ये भी कहा गया कि जो इससे पहले NSC की मीटिंग में चीज़ें सामने आई थी, जो उनका कम्युनिके कहता था, उसी चीज़ को एंडोर्स भी किया गया है। जहां पर मौजूदा हुकूमत इस मामले में ये कहती है कि पहले एलामिया में भी कहीं साजिश का जिक्र नहीं है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इसरार कर रही है कि उनके मौक़िफ़ की तायद हुई है इस NSC के एलामिया के अंदर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो उन्होंने अपने कारकुनों को कह दिया है कि वो तैयार रहें, बहुत जल्द वो तारीख अनाउंस करेंगे इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या मुतालबा किया है वो आपको सुनाते हैं। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ, जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग, और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे पहले आपको बताया कि एक तरफ वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं कि जी अवाम हमारे साथ है और हमारा जो मौक़िफ़ है इस बैरूनी साजिश को लेकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा करने के लिए अमेरिका की तरफ से साजिश की गई, और जिसमें इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं, जिनको मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, कि हमारे यहाँ बैठे लोगों ने भी उसमें भरपूर शिरकत की और उनकी हुकूमत को चलता किया, उनके खिलाफ अब सड़कों पर आएंगे। अब इमरान खान साहब अगर इसी तरीके से जिस तरह लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, या ये जो मोमेंटम है इसको बनाए रखने में कामयाब होते हैं, तो क्या मौजूदा हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात होंगी, या फिर मौजूदा हुकूमत के जो दीगर चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि आज ये भी खबर आई कि ऑब्वियसली जो IMF के साथ हमारे दोबारा से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से ये कहा गया, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि जो सब्सिडी दी गई थी फ्यूल के ऊपर, उसको शायद हमें कम करना पड़ेगा। ऐसी रिकमेंडेशंस भी सामने आ रही हैं ताकि जो IMF की तरफ से शराइत हैं उनको पूरा किया जा सके। सो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। पहले तो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो आज का ऐलान है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का, एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाएं और ओपन हेयरिंग करें, इन कैमरा हेयरिंग वो नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जलसे हो रहे हैं, जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, और जलसे हो भी बढ़े रहे हैं, बड़ी आवाम जो है वो बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि आपकी हुकूमत चल पाएगी या इमरान खान साहब चलने देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब मुरासला अभी डिस्कशन है और जिस पर खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ये जब आया तो उस वक्त इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे और उसके बाद एक खासा अरसा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। ये जब डिस्कशन शुरू हुई तो सब ने कहा कि आप मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना दें, और ये बना सकते थे। जो अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का था कि उस वक्त इमरान खान साहब एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते, उन्हें रिक्वेस्ट भेजते कि ये चीज़ें आई हैं, ये मटीरियल आया है, ये मटीरियल हम आपके सामने पेश करेंगे, जस्टिस पेश करेंगे, और मेहरबानी करके एक कमीशन बनाया जाए जो कमीशन इसकी इंक्वायरी करे। खान साहब ने चूंकि कमीशन कोई ना बनने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें खोल दी, और खुद ये मामला अपने जो कल की सिक्योरिटी कमेटी के पास गया है। उन्होंने खुद सबसे पहला जो फोरम मुंतखब किया था इमरान खान साहब ने एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो ये मामला इस कमेटी के सामने लेके गए थे, और फिर उसी कमेटी बाद ये सारी डिस्कशन हुई। उसके बाद आपने देखा कि DGISPR आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस मामले की क्लैरिटी की। हमें उससे पहले नहीं पता था, मैं या कोई और वाकिफ भी नहीं था, और सारी सियासी जमातें आज पाकिस्तान से इस दरख्वास्त कर रही थी कि आप मेहरबानी करके बताएं कि उस
आपके लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ क्या डिस्कशन हुई है, क्या कोई साजिश हुई है? उन्होंने कहा है, आपने देखा कि वो किस तरह उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को कैटेगरिकली हम डिनाई करते हैं कि कोई साजिश नहीं थी। अलबत्ता उसकी लैंग्वेज, उन्होंने कहा साजिश नहीं हुई, बट अब्बासी साहब देखें, उनका जो सारा मौकफ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का है, वो इस चीज पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इंटरफेरेंस, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, मुदाखलत जो है वो उसमें लफ्ज आया है, तो इसी पर वो अपना बयानिया बना रहे हैं और ये इसको साजिश के मुतरादिफ समझ रहे हैं। ये बयानिया उस जमात का है, उस जमात के कायद का है जो हुकूमत में निकलने के बाद हर एक आदमी ने ये इल्ज़ाम किसी न किसी को देना होता है। ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कह सकते मुझे इसलिए मेरे लोग छोड़ के गए हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, वो इसलिए भी नहीं कह सकते थे कि गवर्नर सरवर जो बातें कह रहा था वो सच कह रहा था, वो इसलिए भी नहीं कहना चाहते अवाम को कि मुझे जहांगीर तरीन खान ने और अलीम खान ने क्यों छोड़ा, वो ये भी नहीं कहना चाहते थे कि अली मोहम्मद खान साहब के जो दूसरे साथी MLAs हैं मेरी जमात ने उन्होंने क्यों छोड़ा। तो उन्होंने ये सारा मामला किसी और तरफ लेके गए। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने कमेटी की मीटिंग की है वो आपके लिए ठीक थी, कल एक और कमेटी, उसी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, उस कमेटी ने कल फिर कहा है कि हमारी प्राइम एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं जी जी जनाब ये कोई साजिश नहीं थी। तो मेरा ख्याल है खान साहब को इस टेम्परेचर को नीचे में लाना चाहिए, ज़रा सोचना चाहिए और इस मामले को ठंडे दिमाग से। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा जो आप कह रहे हैं। आप कहते हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसको वापस नीचे लाएं, वो तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद आने की लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। मैं इस पे दोबारा आती हूँ, मैं आपका मौक़िफ़ दोबारा जानूंगी इस पे, लेकिन पहले बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ मैं जी। मैं इस पे बात करती हूँ, अब्बासी साहब इस पे बात करती हूँ, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब मुझे ये बताइए 7 मार्च को ये मरासला जो है वो सामने आता है, वो लिखा जाता है फॉर्मर एम्बेसडर असद मजीद की तरफ से। 8 मार्च को अब ये हुकूमत बता रही है, उनके खुद तर्जुमान और उनके वुज़रा बता रहे हैं कि 8 मार्च को ये उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऑफिस में उनके टेबल पर मौजूद था। तो उससे लेकर 27 मार्च तक क्यों कुछ नहीं किया गया? क्यों इस मामले में आप लोगों की हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है? और उसके बाद वो कहते हैं कि 27 मार्च को जब उन्होंने जलसे में लहराया वो साइफर जिसको साजिश का नाम दिया, उसके बाद ये सारा कुछ बनाने की कोशिश की, 8 मार्च से 27 मार्च तक क्यों कुछ नहीं किया? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आज एक बात यौम अली के हवाले से, आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की यौम शहादत है और ये वो दिन है जब शेर खुदा शहीद हुए और उनका हम सब के लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए एक ही मैसेज है और एक ही उनका पैगाम है कि हक़ के रास्ते में हम सबको लड़ जाना चाहिए, हक़ के लिए खड़ा होना चाहिए। आपस में हम सब मुसलमान हैं, हम सब भाई बहन हैं और पाकिस्तानी हैं, आपस में हमारी ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, सियासी इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन ये जो मामला आया है उसमें मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन सिर्फ ये ज़रूर मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन से 1 और हुकूमत से 2 मेहमानान ग्रामी जो हैं वो मौजूद हैं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि एक तरफ का मौक़िफ़ फिर ज़्यादा तगड़ा आएगा, उनको वक्त डबल मिल जाएगा। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। अच्छा, कि जब ये साइफर आया तो एक जुमला सिर्फ मैं बोल दूं यहाँ पे, क्योंकि ये मौक़िफ़ आजकल आपके तमाम लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग हर टॉक शो में ये बात करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का बंदा भी बुला लिया है, नून का भी बुला लिया है, बट आप भी इस चीज़ के गवाह हैं। हम लोग MQM को भी ऐसे ही बुलाते थे, उस वक्त आपने नहीं कहा। PMLQ के भी नुमाइंदे अक्सर आपके साथ बैठे होते तो उस वक्त भी आपने बात करते थे। प्लीज़ कैरी ऑन। अच्छा, बेसिकली तो ये मौक़िफ़ रखा ही मैंने खान साहब के सामने पहले था कि हुकूमत और अपोजिशन का एक हो, बाकी तो उनकी जमातें अलहदा हैं, लेकिन अब एक सिक्के के 2 रुख बन गए हैं। वैसे जब से सियासत में हूँ, 2013 से मैं इन टॉक शोज़ पे हूँ, हम तो जब अपोजिशन में थे तब भी अकेले ही होते थे। अपोजिशन में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी PTI का साथ नहीं देती थी। बहरहाल छोड़ें, ये बात कहीं और जा रही है। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, आपने टाइम की बात की है, वो अहम है, लेकिन इतनी अहम नहीं है जो मेन चीज़ है, क्योंकि बीच में जो OIC की कॉन्फ्रेंस थी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट था, उसके सबोटाज होने का, उसको नुकसान होने का इसमें एहतमाल था, क्योंकि आप हर किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे खड़े हो जाएंगे आपके साथ, अमेरिका या किसी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़। तो पहले वो अहम था कि वो हो जाए। जिस मुनासिब फोरम पे जाना था वो खान साहब वज़ीर आज़म के तौर पे बेच चुके थे। मेरे ख्याल में तमाम ज़िम्मेदार ओहदों के पास ये ऑलरेडी था, सिर्फ मीटिंग जो है वो बाद में जो है वो कॉल हुई। मेन इशू की तरफ आते हैं।
एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ PTI मेंबर, एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये काबिल शर्म है कि मेरे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसके किसी फ़ैसले से नाराज़ होकर कोई गैर मुल्क बड़ी ताकत जो है ये फ़ैसला करे कि इस आदमी को अब गिराना चाहिए। कैसे ये गिराते हैं ये हम सबको पता है। रजीम चेंज उनकी एक ऐसी प्लॉय होती है जो बेशुमार मुल्कों में उन्होंने की है, और उसका शिकार पीपल पार्टी हम सबसे बहुत पहले हो चुकी है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे कीमत चुकाई थी उन्होंने भी, भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की, ख़त्म नबूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इन चीज़ों पे इन्होंने जो है कीमत चुकाई थी। इस्लामिक ब्लॉक बनाने की बात जो भुट्टो ने की थी वो खान साहब ने भी इस बार वैसे की है। दूसरा ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई, उसका जो एलामिया आया और पिछला, तो एक बात पे सरफ नज़र कर गए मोहतरम अब्बासी साहब। एक बात तो की कि कॉन्स्पिरेसी की बात ने की कि कॉन्स्पिरेसी का उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी इसमें नहीं लिखी या नहीं आई, लेकिन ये बात उन्होंने नहीं की कि जो पिछले मिनट्स थे वो बैन ही उसको उन्होंने अप्रूव किया है और उसको सेकंड किया है, उसको ओन किया है। और पिछले मिनट्स क्या थे देखें, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, मुदाखलत, और वो मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं, आप चाहेंगे पढ़ दूंगा, वैसे टाइम ज़ाया होगा, सबको पता है उसका, कि मुदाखलत पे सख्त एहतजाज किया गया। वो है, वो उसमें दो चीजें ना मेन, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज एंड ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। तो उस पे इंतहाई तशवीश का इजहार, और फिर कि आप यहाँ भी और वहाँ भी अमेरिका में भी डिमार्च करें। डिमार्च क्यों करते हैं? आपने आखिरी बार कभी सुना है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन को डिमार्च किया है? और किस बात पे डिमार्च? तो इन्होंने मेरे ख्याल में सलाला पे भी शायद नहीं किया था, लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट होना और उसमें फिर क्लियरली ये कहना, और इस पर आज इनकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स पीपल्स पार्टी की हमारी जो बहन है हिना साहिबा, उनका भी आज बड़ा क्लियर, वैसे कल कामरान खान के साथ मौक़िफ़ आया है, उन्होंने इसको ओन किया है कि हाँ भाई ये लेटर मौजूद है। अच्छा, दो नुकात यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट निकलते हैं। पहला, शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त हमारे इंपोर्टेड PM हैं, प्लस जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, और मौलाना साहब, ये तीनों ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि कहते थे कि ऐसा कोई लेटर नहीं है, ये खिलाड़ी ने अपने आप से खड़ा है। खान साहब को खिलाड़ी कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने अपने आप से खड़ा है, कोई नहीं है, और ये अपनी हुकूमत को बचाने का प्लॉय है। अब ये आ गया सामने, वो लेटर तो सामने क्या आ गया, इस बात पे अब शहबाज साहब इस पे माफी मांगेंगे कि उन्होंने ये बिल्कुल एक तज़ीक उड़ाई? और दूसरा, इस पूरे मामले में अब दो चीजें, आप ये कहते हैं कि जी उनके तमाम लीडरान ये कहते रहे कि ऐसा कोई खत, मरासला, केबल, साइफर, जो मर्जी नाम दे लें, वो कहते हैं कि जी मौजूद नहीं है, वो सामने आ गया। लेकिन अब वो सामने आया तो उसमें भी फिर दो मुतजाद चीजें हैं। एक तो 2 NSC के अलामिया आ गए जो कहते हैं कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, हाँ गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल हुई, उसको एक मुदाखलत का नाम दिया गया पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन फिर भी साजिश नहीं तस्वुर किया जा रहा। लेकिन दो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे मुझे एक बात बताएं। जैसे एक तो मैंने कहा कि अगर 8 मार्च को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की टेबल पे मौजूद था तो ये चीज़ क्यों नहीं की गई? फिर फॉरेन ऑफिस के ज़राए ये बताते हैं, और इसका जिक्र हिना रबानी खर साहिबा ने किया भी, क्योंकि अब वो फॉरेन ऑफिस में बैठी हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई है कि वहाँ उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने वो देखा, साइफर पढ़ा, उसमें असद मजीद की जो रिकमेंडेशन थी कि जी डिमार्च किया जाए, इस पर आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तो शाह महमूद कुरैशी ने उस चीज़ को डिले किया, यानी वो इस हक में भी नहीं थे कि जी इस पर डिमार्च किया जाए। ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है। अब तो अगर ये चीज़ इतनी ज़रूरी थी आपके लिए तो उसी वक्त शाह महमूद कुरैशी को उसी दिन ये स्टेप उठाना चाहिए था। बहरहाल मूविंग ऑन, शर्जील मेमन साहब, ये तो बातें जो है ये तो बड़ी पीछे रहेगी ना। अब तो जो असल चीज़ है, जो असल देखें वो तो देखें वो तो चीजें बड़ी पीछे रह गई हैं। सारा कुछ हो गया है, आपके सामने आ गया है, उस पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग हो गई हैं, दोनों में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि ये साइफर है, इसमें जो है अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, और उसके साथ साथ देखें ये अल्फाज पे जरा आप गौर करें ना, ये जो देखें ये जो अल्फाज उसमें यूज किए गए हैं, नहीं देखें, नहीं जी मुकम्मल देखिए ये जो अल्फाज उसमें यूज किए गए हैं, क्या इससे कोई डिनाइल है कि किसने उनको जो है ये इख्तियार दिया है कि वो ये फैसला करेंगे? 2 जुमले अगर कहने दें, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए। ओके,
शर्जील मेमन साहब, मैं मुझे उनसे बात तो करने दें। किसने उनको ये अब्बासी साहब मैं आ जाती हूँ, आपकी बात भी मैं सुन लूंगी। पहले शर्जील मेमन साहब का मौक़िफ़ आने दें। माफ कर देंगे। शर्जील मेमन साहब, आपका जो मौक़िफ़ था इस मामले को लेकर, आपको लगता है कि उसको धचका पहुंचा है और इस चीज जी अब्बासी साहब एक एक करके बात कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। एक जुमला बोलना चाह रहे हैं, फरमाइए, फिर मैं शर्जील साहब की जानिब जाऊं। मैं सर शर्जील मेमन साहब को मुझे पता नहीं था कि वो आपके शो में इसमें आए हुए हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो दोबारा मिनिस्टर बने। मुझे बड़ी खुशी हुई है और मुझे यकीन है कि इस तरह पहले उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और वो पाकिस्तान की आवाज़ बनकर उन्होंने काम किया, तो इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता था फसद से आपके प्रोग्राम। तो आप मुझसे सवाल करें। ठीक है जी शर्जील मेमन साहब, हमारी भी मुबारकबाद कबूल करें अब्बासी साहब की भी। ये फरमाइए, जो मैंने सवाल आपसे किया उसका ज़रा जवाब आ जाए कि आपको लगता है कि आपका मौक़िफ़ जो है बहुत पीछे रह गया ये बैरूनी साजिश ना होने को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया साहिबा और शुक्रिया सबका जितने भी मेहमान यहाँ मौजूद हैं। पहली बात ये, हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है। इस तरह के मरासले 100 दफ़ा आते जाते होंगे, लेकिन जो इम्प्रेशन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी देती रही हैं कि जी एक कोई साजिश हुई और साजिश में सारी अपोजिशन जो है वो उसका हिस्सा बनी, इसको हम कैटेगोरिकल डिनाइल इसको हम देते हैं। और मैं क्लियर बात कह दूं कि मैं मुतमईन हूँ 100% कि कोई भी किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई है। अगर मैं 1 मिनट के लिए पीटीआई के इस मौक़िफ़ को मान लूँ कि साजिश हुई है सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो मैं समझता हूँ फिर मैं मादरत मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो फिर इमरान खान साहब से बड़ा कोई मैं समझता हूँ कि कमज़ोर या डरपोक लीडर कोई नहीं होगा। अगर उनको 8 मार्च को ये पता चल गया कि एक मुल्क उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, जिसको मैं कैटेगरी में बिल्कुल मुतमईन हूं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फौरी तौर पे वो उस एम्बेसडर को बुलाते, उनको बोलते जी कि आप अपना यहाँ पे मिशन बंद करें, कॉन्सुलेट बंद करें, अपने मिशन बंद करें। इतनी उनमें करेज होनी चाहिए थी कि अगर किसी मुल्क के ऊपर अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो उस लीडर में, उस मुल्क का जो सरबराह है, अगर वो इतना कमज़ोर था कि वो 20 दिन तक उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला, तो मैं समझता हूं कि फिर तो ये बहुत अच्छा हुआ कि अगर ऐसा मुल्क का सरबराह है जो उस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है वो एक अल्फाज भी ना कह सके, जब तक कि वो उसको ये ना हो कि जी कि मैं खुद मेरी कुर्सी जा रही। और अगर मैं एक और बात कहता हूं कि अगर ये साजिश की बात है तो मैं कहता हूं साजिश का सबसे बड़े में बड़ा जिसे हम कहते हैं सहूलतकार इमरान खान साहब खुद बने। किसने कहा कि उसी साजिश के नतीजे में जी बोजदार को हटाया गया, उसी साजिश के नतीजे में जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि पंजाब का डाकू नंबर 1 है, उसको चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। ये सब उस साजिश में, ये तो अपोजिशन तो नहीं बोजदार को निकाला है ना, ये तो बोजदार साहब को इन्होंने खुद इमरान खान साहब ने निकाला। चौधरी परवेज इलाही साहब को, जिसके लिए क्या क्या कहते थे इमरान खान साहब, जो उसूल की बात करते हैं, उन्होंने क्या क्या फिर उनको नॉमिनेट किया। और ये दो मौक़िफ़ हैं जो कि पैरेलल चल रहे हैं। मैं आप ही से सवाल एक कर लूं। जी मुकम्मल करें फरमाइए। अच्छा, थैंक यू। दूसरी बात, क्या अमेरिकन ने कहा था कि जी आप 1 करोड़ नौकरियों का वादा करें और लोगों को पूरा ना करें? क्या अमेरिकन ने आपको कहा था कि जी 50 लाख आप लोगों को घरों का वादा करें और वो पूरा ना करें? क्या अमेरिकन ने आपको कहा था कि आप फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल तक जो है वो आप लिंगर ऑन करते रहें? और लिंगर ऑन करने की वजह कि जब आपके हाथ साफ थे, आप बिल्कुल क्लियर थे कि कोई आपने गलत काम नहीं किया, तो आप कोर्ट्स तक गए कि स्टे ऑर्डर लिए जाए, फिर वो आपको स्टे वो डिनाई हुए आपके। आज दिन तक आपकी कोशिश है कि लिंगर ऑन हो। अगर कोई शख्स साफ हो, देखिए ऑपोजिशन में बहुत सारे केसेस बने, कोई एक मुझे ऑपोजिशन पार्टी बताएं जो कोर्ट में गई हो जी हमारे खिलाफ स्टे ऑर्डर ले हो या हमारे खिलाफ केस ना चलाए जाएं। ये जिस तरह इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में इसको इल्तवा का शिकार कर रहे हैं, इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने बीआरटी में इन्होंने स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए, इस तरह के बहुत सारे मेगा स्कैंडल्स हैं। क्या अमेरिकन ने आपको कहा था कि जी आप तोशा खाना में जो गिफ्ट्स हैं वो आप बेचते हैं? इस पे जरूर बात करेंगे। आज ये ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मजीद बात हुई है, हल्का बंदियों को लेके भी बात हुई है, इस पे मैं ज़रूर आती हूँ लेकिन सेकेंड सेगमेंट में। लेकिन इससे पहले अब्बासी साहब एक बात बताइएगा कि ये मामला, अब देखें 2 पैरेलल मौक़िफ़ तो चल रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आपने कहा था कि जी इस मामले पर ज़्यादा दर्जा हरारत ना बढ़ाएं, ऐसा होता दिख नहीं रहा क्योंकि वो लॉन्ग मार्च की कॉल ऑलरेडी दे चुके हैं, तारीख गालिबन ईद के बाद अनाउंस भी कर देंगे। लेकिन जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, अगर वाकई ये नहीं है, आप लोग कन्विंस्ड हैं इस चीज़ के ऊपर और एनएससी के एलामिया में भी बार बार कहा जा रहा है कि कोई साजिश नहीं है, तो आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए, अदालतों को स्टेप उठा लेना चाहिए और वो कहते हैं ओपन हियरिंग हो ताकि आवाम को भी पता चले? आज इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया, उन्होंने एड्रेस किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी,
और अपने लाहौर के जलसे में भी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बेहतर समझते हैं और समझते हैं कि ये मुतालबा जायज़ है और समझते हैं कि इस पर कमीशन बनना चाहिए, और अगर वो कमीशन बनाते हैं तो खैर हम कौन होते हैं कि इसके रस्ते में रुकावट बनी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो गुजारिश कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कह रहे हैं। और आज चौधरी फवाद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवाल उठा ले जो मेरा ख्याल है कि जजेस और जुडिशरी के बारे में ना उठाए जाते तो बहुत बेहतर होता। हमारे हक में अगर कोई फैसला आ जाए तो हम उसे खुशआमदीद कहते हैं बदकिस्मती से, और अगर हमारे खिलाफ फैसला आ जाए तो हम उसे बुरा कहते हैं। इमरान खान साहब ने आज चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की अभी या जलसों में, वो एक आईनी अदारा है, वो अगर आप एक मुल्क के आप सरबराह रहे हैं और आपने खुद लगाया ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर आज वो फॉरेन फंडिंग केस की तफ्तीश कर रहा है या उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या उसकी हियरिंग कर रहा है, तो आपने जो आज उसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हियरिंग भी कर ले और वो ये कह दे कि ये साजिश नहीं थी, तो क्या ख्याल है आप इमरान खान साहब मान लेंगे? इमरान खान साहब का केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था, जो रूलिंग दी थी डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने जो 5 रुकनी था, उन्होंने कहा कि इसमें मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी आइन की वायलेशन की है, मुल्क के सदर ने भी आइन की वायलेशन किया है, और डिप्टी स्पीकर ने भी आइन की वायलेशन किया, और उनका आर्डर सेटिसाइड किया गया। क्या वो आर्डर या क्या वो रूलिंग इमरान साहब ने वो वर्डिक्ट मान लिया है? वो तो रोज़ उस वर्डिक्ट को चैलेंज करते हैं, वो रोज़ उस वर्डिक्ट को देखते हैं। और आज उन्होंने ये भी कहा कि उनके सामने तो वो मवाद था ही नहीं, उन्होंने किस तरह फैसला कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर क्या गारंटी है कि वहाँ चला जाएगा, और अगर इनके खिलाफ फैसला आया तो ये मान लेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि अली मोहम्मद खान साहब या कोई और आदमी खान साहब से ये बात मनवाने की इस पोजीशन में होगा। लिहाजा ये मेरा ख्याल है एक नैरेटिव उन्होंने दे दिया है, ये नैरेटिव ठीक है, आपको लगता है कि लिहाजा उस पर इसलिए वो आगे चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, आला अदालत को जब ये मुनासिब लगेगा, अगर उनको ये समझ में आएगी कि वाकई इस मामले पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो वो बनाएंगे। ये जो आपने बात की अब्बासी साहब, इसी को आगे बढ़ाते हुए अली मोहम्मद खान साहब कि एक तरफ फिर जब आप अदालतों पर और जजेस पर इल्ज़ाम भी लगाएं या दबे अल्फाज में तनकीद भी करें, और उसके बाद फिर ये तवक्को भी रखें कि आपके मुतालबात मान भी लिए जाएंगे, सो ये तो दोनों तरफ से चीज़ें ख़राब हो रही हैं ना। अभी पिछले दिनों फ़ौज को लेकर जिस किस्म की तनकीद हुई, अब अदालतों को लेकर आप तनकीद कर रहे हैं। यही तो पास्ट में आप नून लीग को कहते थे कि ना किया करें। देखिए, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उधर ही था और उनसे ये पूछा गया, इस सवाल उनसे किया गया कि क्या आप जिस तरीके से फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया है तो क्या आप जो है ट्रस्ट करेंगे अदालतों पे? तो उन्होंने कहा है कि हमें अपने इदारों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन एक बात और, मुझे पूरा वक्त नहीं मिल सका क्योंकि हुकूमत को 2 दफ़ा टाइम मिला कि अगला इलेक्शन उसकी बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका कारकुन हूँ। कर ले बात। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए अगले इलेक्शन से ज़्यादा अहम एक और चीज़ है कि ये जो साइफर है और ये जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस क्या होती है? ये जब हवाई जहाज़ हमारी एयर स्पेस को इंट्रूड करता है, वो इंटरफेरेंस होती है। जब कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर आके खुद कुछ धमाका करता है हमारी सिक्योरिटी हसार को तोड़ के, वो इंटरफेरेंस होती है। तो इंटरफेरेंस के आजकल जो है 1000 तरीके हैं। ये एक सॉफ्ट तरीके से रजीम चेंज किया गया है। मैं तो चूंकि खूब वकील भी हूँ, मैं एज अ वकील अपने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे और मेरे आने वाली नस्लों के लिए, मेरे मुल्क के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को क्लियरली हम इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों उन दिनों में चार्ज अफेयर्स पॉलिटिकल जो हैं अमेरिकन एम्बेसी की, वो क्यों मिलती रहीं चंद सियासतदानों से, और फिर हमारी जमात के उन लोगों से जो बाद में जिन्होंने जो है डिफेक्ट किया, उनका क्या काम था। और उन डिस्कशंस की बाकायदा मिनट्स मरीम नवाज साहिबा भी अपनी मिनट्स शेयर करें, बिलावल साहब भी शेयर करें, क्या गुफ्तगू की उन्होंने उनके साथ, क्या काम था उनका हमारे इन लोगों से मिलना। क्या हमारे वहाँ सफ़ीर को इजाज़त है कि अमेरिकन के अपोजिशन लीडर्स को जाके मिल सकें? और फिर सिर्फ अपोजिशन नहीं, वो लोग जो डिसिडेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्यों इस ब्लेटेंट इंटरफेरेंस को जो हुई है हमारे मुल्क में, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, दोनों ये कल की जो वैसे हुई है, मैं तो डिफर करता हूँ, क्योंकि हम सब इस चीज़ को समझते हैं। ये बैरिस्टर साहब भी वकील हैं, शर्जील साहब भी लॉ पढ़े हुए हैं मेरे ख्याल में। नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज।
शहबाज साहब was the direct beneficiary of this direct interference, blood interference. मैं साजिश का लफ्ज़ यूज नहीं करता, चलो इस इंटरफेरेंस के डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो शहबाज साहब ठीक हैं। है। और But I अगर want ये to know चीज one क्लियर thing. होती है, साबित होती है, तो इसका मतलब है जी। कि ये काम शहबाज साहब के ताउन से हुआ है। तो क्या उनके नीचे शहबाज साहब बैठ के जो है अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो कि मैंने अमेरिका से मिलकर रजीम चेंज में एक बुनियादी किरदार अदा किया है? मेरा मुल्क न्यूक्लियर स्टेट है, इट्स नॉट अ बनाना रिपब्लिक। इसमें हम किसी को कैसे इजाजत दे सकते हैं कि ब्लिटरेंट इंटरफेरेंस करे? ये क्या हमारे मुल्क के, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किधर गया? ये लोग तो Right. इधर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि चलें आप साजिश की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंटरफेरेंस जो कि एलानिये में लिखा गया, आप वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बट व्हेन वी से रजीम चेंज एक हकीकत है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये होती आई है। जो आलमी ताकतें हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके रजीम की तब्दीली में अहम किरदार अदा करती रही हैं, इस पे कोई किसी को शक नहीं है। बट कहाँ, किस जगह, किस वक्त ये रजीम चेंज जो है वो सफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए होना शुरू हो गया? जिस तरीके से अभी हम खत, मरासला, केबल, साइफर, ये चीज़ बड़ी अजीब सी है। एक ब्रेक लेने दीजिए, वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया इस्लामाबाद में 126 दिन का। 4 हलकों की धांधली का मामला था और वो कहते थे कि जुडिशल कमीशन इस पर बनाया जाए। एक तरफ उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा था और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन, इस्तीफ़ा तो नहीं हो सका, हुकूमत तो नहीं वो घर भेज सके, लेकिन जुडिशल कमीशन बन गया था, जिसके बाद ये साबित भी हो गया था कि इरेगुलरिटीज़ तो ज़रूर थी, लेकिन धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले उन 4 हलकों में जहाँ से ये मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शर्जील मेमन साहब, मुझे बताइए कि अभी भी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुल्क भर से लोग इकट्ठे करेंगे असल आज़ादी मार्च, अब आप इस वक्त देखेंगे लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, तो अगर ये आ जाते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम लेकर आ जाते हैं, इस्लामाबाद बंद कर देते हैं या धरना दे देते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट फंक्शन कर पाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पहले भी धरने लगे और पहले बड़े मसनूई धरने लगे, और आपने भी देखा होगा, आप भी विटनेस, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, काफ़ी इस तरह के मौके भी आए कि खान साहब जो है कंटेनर पर चढ़कर खाली कुर्सियों से भी खिताब करते थे, लेकिन मीडिया को इजाज़त नहीं थी कि वो खाली कुर्सियां दिखाने की, सिर्फ कंटेनर का शॉट लेने की इजाज़त थी। तो ये पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि धरने वगैरह कोई इसका हल नहीं है। हल ये है कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी ग्रेस शो करें। पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स भी गई हैं, नून लीग की गवर्नमेंट्स भी गई हैं, और खान साहब की गवर्नमेंट मैं समझता हूँ किसी और ने नहीं, खान साहब ने खुद गिराई है। और सबसे बड़ी वजह थी खान साहब की जो जिद, जो उनकी अना, जो उनका ईगो था, वो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम था। और मैं सबसे बड़ी एक और चीज़ भी है, जो उनका एक्सपीरियंस ना होना, जिस तरह से उन्होंने मुल्क को इस तरफ पहुंचा दिया है। देखिए जी, खान साहब हर चीज़ पे जिद कर रहे थे। खान साहब को बहुत दफ़ा ये कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि मुआशी तौर पे हालात मुल्क के ठीक नहीं है, आप मुआशी तौर पे साथ बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, PMLN की लीडरशिप ने कहा था कि हम ना ही आपसे केसेस का कोई रिलीफ मांग रहे हैं और कोई चीज़ नहीं मांग रहे, हम चाह रहे हैं कि कम अज़ कम जो है मईशत के लिए आप लोग एक चार्टर ऑफ इस तरह की कोई चीज़ बने कि जिसमें सब पार्टी बैठ कर आपको कुछ मशवरा दे सकें, और बेहतर ये होता कि देखिए अफ़वाम और तफ़हीम के साथ हो चले। मैं एक बात पर इत्तफाक करता हूँ, हम सब मुख्तलिफ पार्टीज़ के ज़रूर हैं, लेकिन हम सब हैं पाकिस्तान के एक आम शहरी, और हम सब भाई हैं आपस में। हमें इस तरह के इख्तलाफात को इस तर्ज पे ना पहुंचाना चाहिए कि जिसमें दुश्मनी की और खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ हो। अली मोहम्मद खान साहब PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इनकी ज़ाती तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, और मैं समझता हूँ ये काफ़ी सुलझे हुए समझदार भी हैं। आज तक इन्होंने भी कभी मैंने इनके मुंह से कोई गलत अल्फाज, कोई बिलो द बेल्ट किसी के लिए बात करना, किसी की फैमिलीज के लिए बात करना, या कभी किसी के दुपट्टे पहन के किसी की नकलें उतारना, मैंने अली मोहम्मद खान साहब को नहीं देखा है। तो ये अच्छी बात है कि ये बुरी चीजें जो है अपनी लीडरशिप की है फॉलो नहीं बात करते। सही, और मैंने तो इनकी उस दिन तारीफ की थी अपने लाइव शो के अंदर, जब वो हम देख रहे थे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर कामयाब बैठे थे, और एक अकेला शख्स जो है वहां पे आपको नजर आ रहा था PTI से, वो अली
मोहम्मद खान साहब थे, बाकी तो पीटीआई के लोग बाहर निकल गए सब छोड़ के। और मैं भी उस दिन मैं वहाँ पे असेंबली में मौजूद था, गैलरीज में, और मैंने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खुद चल के अली मोहम्मद खान साहब से गले मिले और बड़े अच्छे तरीके से ग्रेसफुल तरीके से। ग्रेस का मुजाहरा लीडरशिप का काम ये है, जो लीडर होता है वो ग्रेस दिखाते हैं, और अली मोहम्मद खान साहब से विटनेस है कि बिलावल साहब उनके पास खुद आके चल के आए और उनको बहुत अच्छे तरीके से इनसे मिले। मतलब ये होती है ग्रेस। तो मैं ये कहता हूँ कि इसी ग्रेस को कंटिन्यू करें खान साहब। हम ये नहीं चाहते कि खान साहब पाकिस्तान में खुदा ना खासा सारी उम्र पॉलिटिक्स ना कर सकें, ये हमारी कतन किसी भी डेमोक्रेटिक फोर्स की ये सोच नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ी ग्रेस दिखानी चाहिए। आपसे गलतियां बहुत सारी हुई हैं, आपने इक़्तिदार में बहुत सारी गलतियां की हैं, आप अपनी बातों पे कभी कायम नहीं रहे। आपने खुद पंजाब में जब फर्स्ट टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे लाहौर में, तब मुझे वो स्पीच खान साहब की याद है कि जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट होगी तब तक बोजदार साहब मेरे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। आप अपने आर्काइव में वो क्लिप ढूंढ के देख लें। फिर क्या वजह हुई कि जब एक उसूलों पे एक शख्स जो कायम था सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए चंद वोटों की खातिर उन्होंने अपने ही जो वसीम अकरम प्लस को जो है वो उन्होंने उन्होंने हटाया। तो ये चीजें मौक़िफ़ में तब्दीली, आवाम ये चीजें सब जानती है, आवाम को ये सारी चीजें पता है। तो बराए मेहरबानी मैं समझता हूं कि माजी को भूलकर आगे की तरफ देखें। चलिए, आपने गवर्नमेंट को भी जितना आपने बड़ा ज़ुमाइने जुमला बोला, आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि इमरान खान साहब पूरी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में सियासत ना कर सकें। डेमोक्रेटिक पार्टी आप चाहते हैं कि वो सियासत करें। मैं अली मोहम्मद खान साहब की जानिब जाती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब अब कह रहे थे ना 2 लोग हैं हुकूमत के, तो जब जावेद अब्बासी साहब तो चले गए ब्रेक में बिकॉज ही हैड टू गो समवेयर, तो अभी एक ही है हुकूमत के, शर्जील इनाम मेमन साहब और आप हैं। तो चलें, आपकी बात हो गई पूरी। यहाँ पे मुझे ये बताइए कि एक तरफ ये साजिश है, अमरीका ने कर दिया, मीर जाफर जी तरावी पढ़ने गए, बिल्कुल आप समझ गए, मीर जाफर मीर सादिक हैं, ये हमारे साथ इन्होंने साजिश की अमरीका के साथ मिलके। लेकिन आपके साबिक वजीर, आपके कॉलीग फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमारे काफ़ी महीनों से ख़राब थे और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते तो हुकूमत हमारी रहती। ये तो 2 मुख्तलिफ बयानी आ गए। देखें, पहले तो शुक्रिया अच्छे कलमात का जो आपने शर्जील साहब ने मेरे लिए जो है वो अदा की, मैं मेहरबानी उसकी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी की जो किसी भी एक लॉयल आदमी को अपनी लीडर की और जमात की करनी चाहिए। मुझे पता है कि शर्जील साहब भी अपनी जमात से बड़े लॉयल हैं। देखें, मैं इस बात का बड़ा दाई हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को हम इतने इस मामला से जितना दूर रख सकें उसमें। देखें, कुछ लोग शायद डर के ये बात करें, मैं वो रीज़न नहीं है। मेरी तो आधी फैमिली जो है वो उसमें है, वॉर वेटरन्स हैं। मेरे मामू वॉर वेटरन है 71 वॉर के, तो एक तरह से एक वो फैमिली में एक है वो सारा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी बेहतरी है, क्योंकि इस जो इमरान खान साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने मुतअद्दिद बार इस बात का जिक्र किया है, बल्कि वो तो इस हद तक गए कि जो तरसों रातों उन्होंने स्पीच की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेरे से ज़्यादा पाक फ़ौज इस मुल्क के लिए अहम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें हमारी बेहतरी है कि हम फ़ौज को जितना डीप पोलिटिसाइज रख सकें वो रखें, लेकिन ये हमारा एक हकीकत है तो कि एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है। अगर मैं उससे इनकार करूँगा, जी मैं अर्ज़ करता हूँ, तो अगर मैं इससे इनकार करूँगा कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल नहीं है, वो शायद सच्चाई ना हो, लेकिन बतदरीज वो अपने आप को उन्होंने दूर किया है। 2002 से एक डिलिबरेट एफर्ट है। कियानी साहब जब COS थे उस ज़माने में जरदारी साहब की हुकूमत में बड़े बड़े मसले आए और बड़े मौके भी आए, लेकिन उन्होंने दूर रखा। ये एक अच्छी बात है कि वो मिलिट्री कू का ज़माना, वो 58-2B वाला जो होता था सारा, वो अब ख़त्म है, वो अब उस तरह का तो कुछ नहीं है। लेकिन असल में जो चीज़ है जिस पे हमने फोकस करना है और जिस पे इमरान खान साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो यही है। देखें, इलेक्शन भी अगला हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाना है, लेकिन इन तमाम मसाइल का हल क्या है अगर हम अभी इन चीज़ों में लगे रहें। देखिए, ये बड़ा ही हाइब्रिड प्लस एक रजीम इधर बैठा दी गई है। सॉरी टू से, कोई इस पर बुरा ना माने, लेकिन बहुत से वो लोग, मैं मुजरिम नहीं कह रहा, हो सकता है बेगुनाह हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो कि ऑन बेल हैं। आधी से ज़्यादा फेडरल कैबिनेट इस वक्त बेल पे रहा, मुल्ज़मान जो जमानत पे हैं वो वहाँ उन्होंने ओथ उठा के वो बैठ गए वहाँ पे। और एक और भी चीज़ है, देखें, पॉलिटिकली स्पीकिंग इट्स नॉट गुड फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि अगर आप ये देखें नौजवान को हम क्या मैसेज दे रहे हैं
कि वो जो हमारा मुल्क कायद आज़म, जो पीछे तस्वीर भी मेरी लगी है, सेल्फ मेड आदमी थे, मिडिल क्लास के आदमी थे, मेहनत से आगे बढ़े थे। इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके बरखुरदार वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। इसका मतलब है मैसेज तमाम लोगों को ये है कि मेरे जैसे या शर्जील मेमन साहब जैसे लोग, हम लोगों के लिए सिर्फ मैक्सिमम वज़ीर हम बन सकते हैं। हुकूमतें चलाना, वो सारा चलाना या डिसीजन मेकिंग करना जो है, ये चंद मखसूस लोग या ख़ानदानों के हाथ में है। ये सारी चीज़ें, इसका हल ये है, नाउ वी शुड एज क्विकली एज सून एज पॉसिबल, अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, ये चीजें थोड़ी पीछे रह जाएंगी, फोकस वहां आ जाएगा। बहुत सी चीजें जो हैं की चले में बात नहीं कर रही, you know, they will take care for themselves. खाकान अब्बासी बनी गए थे, चले मजबूरी में सही, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी हमने देखा कि भुट्टो खानदान से हटके डिसीजन मेकर, दैट इज इंपॉर्टेंट, फजा गिलानी हो गए, वजीर आजम तो बने थे। ये नो मैं इससे एग्री नहीं करता। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आती हूं तो डिस्कशन Who was the decision maker? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। दो चीज़ें, एक तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहीं ब्रेक पे जाने से पहले कि एक तो जो काबीना है उसमें ज़्यादातर लोग, शर्जील मेमन साहब वो कहते हैं कि जी ऐसे हैं जिन पर केसेस हैं, ज़मानतें हैं, और इसी से आगे इस चीज़ को लिंक करते हैं कि आप लोगों का हुकूमत में आने का बेसिक मकसद भी यही था जो खान साहब बयानियाँ बना रहे हैं कि आप लोग अपने करप्शन के जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दें, नाब के इदारे को ख़त्म कर दें, और इससे जुड़ी बात के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोटिंग राइट है वो ख़त्म करना चाहते हैं, EVM का इस्तेमाल ना हो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए जी, अच्छा हुआ ये पॉइंट उठाया अली मोहम्मद खान साहब ने। जहां तक उन्होंने बात की केसेस की और बेल्स की, बिल्कुल केसेस हैं, और केसेस में जब बेल्स हुई तो उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे और बड़े पावरफुल तरीन मुल्क के वजीर आजम रहे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ताकतवर तरीन वजीर आजम कोई नहीं रहा जितना इमरान खान साहब रहे, जितने वो लाडले रहे और जितने उनको लेवरेजेस थे, किसी और को नहीं हुए। और यही वजह थी कि उनके जो अपने केसेस थे, जो PTI की गवर्नमेंट के, जिसमें मैंने कहा कि BRT पे स्टे ऑर्डर लेके बैठे हुए थे, और फॉरेन फंडिंग केस पे इन्होंने स्टे ऑर्डर की बहुत कोशिश की और 8 साल तक उसको इल्तवा का शिकार किया, और वो सारे एडजमेंट जो PTI की तरफ से थी। मेरा सिर्फ एक सवाल है अली मोहम्मद खान साहब से, मोहतबाना गुजारिश है कि अगर आपके PTI के, मतलब आपकी बात नहीं कर, मैं PTI की बात कर रहा हूँ, इनके लोगों के हाथ बहुत साफ थे, तो क्या वजह थी कि वो स्टे ऑर्डर लेकर बैठे हुए थे? अगर आप बोलते जी कोर्ट्स को कि जी यही नैब, ये FI उनको इंक्वायरी करती, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि BRT पे इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, आप लोगों ने जानबूझकर स्टे ऑर्डर लिए। अगर वो स्टे ऑर्डर ना लेते तो आज आधी काबीना आपकी भी जेलों में होती या बेलों पे होती। तो मकसद ये था कि उस पावर को मिसयूज आपने किया। जहां तक नैब की आपने सवाल पूछा, नैब का कोई लॉ खत्म नहीं हुआ है, सब केसेस फेस कर रहे हैं, फेस करने के लिए तैयार हैं। एक इम्पार्शल तरीके से सारी चीजें, इन्वेस्टिगेशंस हों, केसेस चलें, किसी को कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ और डर खौफ PTI को था। और आखिर में हमने ये भी सुना था कि इमरान खान साहब की तरफ से ये एक गुजारिशात जा रही थी कहीं पे कि बराए मेहरबानी जी हमारे खिलाफ जो है वो नैब के केसेस ना हो, ये हमारी एक शर्त है कि हमारे लोगों को अरेस्ट ना किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, लेकिन ये भी कहा जो आपने चीजों पे लिए हुए ठीक है, वो जो PM ऑफिस ने अप्रोच किया था, हमें तो उन 3 ऑप्शंस का पता चला। ये तो आपने एक नई बात कर दी है कि ये भी कहा गया था कि केसेस ना बनाएं। नहीं, ये 3 ऑप्शन के बिल्कुल आखिरी दिन की बात है, जिस दिन स्पीकर साहब बैठे हुए थे और एक बड़े टीवी पे एक एंकर साहब, उन्होंने भी इस चीज को खबर की तस्दीक की थी, और उसकी तरदीद जो है वो PTI की तरफ से, खैर तरदीद PTI की तरफ से नहीं आई थी। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं ना कि ठीक है, वो केसेस चलेंगे, उस केसेस में जो भी इन्वॉल्व होगा वो गिरफ्तार होगा। और देखिए, सबसे बड़ा NRO इमरान खान साहब ने अपने आप को दिया, जो आखिरी नैब में अमेंडमेंट इमरान खान साहब लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जितने भी मेगा स्कैम्स जो कि खुल सकते थे या अभी भी खुल सकते हैं जब वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, कि जी जो भी फेडरल कैबिनेट के डिसीजंस हैं उस पे नैब को इंक्वायरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती जनाब? अगर आप फेडरल कैबिनेट को चेयर कर रहे थे और आपने गलत डिसीजंस दिए, गलत पॉलिसीज ली, चीनी के हों, LNG के हों, अद्वियात के हों, जिन चीजों को आपने कैबिनेट में गलत डिसीजंस लिए और जिससे किसी न किसी तरीके से कुछ लोगों को फायदे पहुंचे, आपके लेफ्ट राइट लोगों को, और आपने उसके लिए एक इम्यूनिटी ले ली उस ऑर्डिनेंस के तहत।
हालांकि हम कहते रहे कि भाई वो आप ऑर्डिनेंस सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया और उन्होंने कैबिनेट को टाइम भी मुख्तसर है। मुझे ये लास्ट कमेंट मुझे अली मोहम्मद खान साहब से लेने दीजिए। ये जो तमाम चीजें पीटीआई कह रही है अली मोहम्मद खान साहब कि ये लोग हुकूमत में आए हैं कि ये आपकी की गई अच्छी चीज़ों को ख़त्म कर सकें, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग राइट की आप बात करते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल की बात करते हैं, ये नैब केसेस ख़त्म कर देंगे, ये नैब को ख़त्म कर देंगे, तो आप मुझे बताइए तो फिर तो बेहतर ये होता कि आप लोग पार्लियामान में मौजूद रहते, इनका रास्ता रोकते। अगर ये इस किस्म की कोई लेजिस्लेशंस लाते हैं, कानून साजी करने की कोशिश करते हैं, कल को नया चेयरमैन नैब लगता तो आप लोग मौजूद होते, आपकी मुशावरत से लगता। आपने मैदान क्यों खाली छोड़ दिया इनके लिए? मैदान खाली छोड़ने वाले तो हम नहीं हैं, मैदान में ही तो खड़े हैं और एक ही तो बंदा खड़ा है मैदान में जिसका नाम इमरान खान है, बाकी तो सारे बैठ गए हैं उनके। अच्छा, उधर ही जाके बैठ गए अंकल सैम के पास। देखें, शर्जील भाई ने बात की है, मेरे सामने ऐसी कोई बात खान साहब ने नहीं की, तो मैं तो उसको तरदीद ही करूँगा। इनके पास कोई सबूत है तो कर दें। खान साहब NRO लेने वाले आदमी नहीं हैं, तो उसकी तो मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ कि खान साहब ने कोई ऐसी बात की है कि हमें गिरफ्तार ना करें। यार जिसने की है, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने पाकिस्तान का जो है ना करप्शन की है, हम सबको इस बात पे एका करना चाहिए कि उसको हम, ये सियासी बातें नहीं कि चौक में लटका दो फलाना, उसको सख्त से सख्त सजा दें, कानून के मुताबिक कोई इसमें वो ना हो। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, टाइम नहीं है, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, हम बड़े शौक से कोई मूवी देखते थे, हम समझते थे सारी सच्चाई है, सारा रियल है, हम उसका बड़ा असर लेते थे। फिर जब बड़े हो गए फिर हमें पता लगा ये तो सारा पुतली तमाशा होता है, पीछे तो कोई और होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई और होता है, ये तो इनको तो पैसे मिलते हैं इस सारे पुतली तमाशे के। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मुक़्तदर लोगों से कि इस सियासत को पुतली तमाशा ना बनने दें। अमेरिका के इशारों पे हुकूमतें गिरना और बनना बंद होना चाहिए इस मुल्क में। रजीम चेंजेस नहीं होने चाहिए, जो भी हो, इंडिजिनस हो, ऑर्गेनिक हो, अवाम की ताकत से हो, और जज इलेक्शन हो, जिसको डब्बे में वो वोट डालें वो वोट उसके हक में आए और इलेक्शन हो। क्योंकि इस तरह से अगर होगा अवाम का एतमाद इस सिस्टम से उठ जाएगा। इस वक्त पोलिटिसाइज हो चुकी है पूरा माशरा, सारा आपका यूथ जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान में बैलेट के जरिए से चेंज आए। खुदारा इसको बैलेट तक रखें। चाह रहे हैं ठीक है, ये पुतली तमाशा आपको लग रहा है कि आखिरी बात जी वन लाइनर। अच्छा जी, ये अभी भी बज़िद है, ये अभी भी बज़िद हैं कि जी इनकी हुकूमत हटाने में इमरान खान का अमेरिका का हाथ है, जिसको हम बिल्कुल कैटेगोरिकल डिनाई कर रहे हैं और ऑन ओथ कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। तो ये आज पीटीआई ये ऐलान कर दे, अली मोहम्मद खान साहब इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान कर देंगे कि अगर फ्यूचर में कभी इनको हुकूमत मिलती है तो अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर देंगे और पाकिस्तान में जितनी इनकी एम्बेसीज हैं वो सब बंद कर देंगे। कर दें ऐलान ये, अगर ये समझते इतने बोल्ड स्टेप ले लें। जब मैंने वही कहा कि जब इनको 8 को इनको लेटर मिला है और 28 तक जो है इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, और आज बैठ के अवाम को जो है गलत बातें ना करें प्लीज। जी मैंने यहीं से बात का आगाज किया था। चलें, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका, अली मोहम्मद खान साहब आपका प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।